सुनिएगा भी है, बताइएगा। क्वेश्चन बोला कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? हाँ, तो भाग 11 और भाग है ना 12 में किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन के लिए कौन कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? हाँ, तो आर्टिकल 245 और 246 है ना, आर्टिकल 245 और 246 होगा। तब पूछे क्वेश्चन आपसे कौन कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है, विनियमित करता, आंसर क्या होगा? 245 और 246 होगा, बिल्कुल सही है। अब भी बताना कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में दिया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 7वीं अनुसूची में, है ना। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में दिया गया, आंसर क्या दिए है ना, आंसर होगा 7वीं अनुसूची में दिया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारा के लिए 3 सूची की व्यवस्था किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 246 के तहत, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी बताना कि वे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है वो उल्लेखित है किस सूची में? हाँ, तो आंसर होगा समवर्ती सूची में, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि वे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो किस सूची में उल्लेखित है? आंसर होगा समवर्ती सूची में उल्लेखित है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बताना कि भारत में किस है ना शिशुओं तथा अभ्यस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजना के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदत्त है? हाँ, तो आंसर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को है ना, आंसर होगा केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को, है ना। तब पूछे क्वेश्चन कि भारत में किस शिशुओं तथा वयस्कों के साथ साथ आर्थिक तथा सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है, किसे प्रदत्त है? तो आंसर होगा केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों सरकारों को प्रदत्त है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बताना कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? हाँ, तो आंसर में संसद होगा ना, है ना, संसद होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को है ना किसको दिया है? हाँ, तो आंसर होगा संघीय सरकार को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया? आंसर होगा संघीय सरकार को दिया, सही है। अब भी बताना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है? हाँ, सही आंसर दिए। तो आंसर होगा राज्य सूची के विषय के संबंध में, है ना, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों संबंधित है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बात किया, रुपये बताना कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों संबंधित है? हाँ, तो आंसर होगा 249 होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों संबंधित है? आंसर होगा 249 है। अब बी बताइएगा, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव जो है कितने वर्ष से, है ना, कितने वर्ष अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? हाँ, तो आंसर होगा 1 वर्ष, है ना, आंसर क्या होगा? 1 वर्ष होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? हाँ, तो आंसर होगा 263 के अनुसार, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? आंसर होगा 263 के अनुसार करता है, बिल्कुल सही है। अब बी का बताना कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है किनके द्वारा? हाँ, तो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करते हैं? आंसर होगा राष्ट्रपति करते हैं। अगर रुपये अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत क्या है? हाँ, संवैधानिक है ना, आंसर में संवैधानिक होगा, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा विषय क्वेश्चन है कि कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? हाँ, तो आंसर होगा राष्ट्रपति, है ना, आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल सही है। अब बताना है किस अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषद उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी तथा पश्चिमी का गठन किया गया? हाँ, 1956 के संसद अधिनियम के तहत। तब पूछे आपसे क्वेश्चन किस अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषद उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी तथा पश्चिमी गठन किया गया था? तो आंसर होगा 1956 के संसद अधिनियम के माध्यम से। अगला वजीगा विषय बताना कि पूर्वोत्तर परिषद गठन कब किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1971 में किया गया था। पूर्वोत्तर परिषद गठन 1971 में किया गया था। अगर रुपये बताना कि पूर्वोत्तर परिषद गठन जो किया गया था किस अधिनियम के तहत किया गया?
हाँ, तो आंसर होगा उत्तरी पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। तब पूछे आपसे क्वेश्चन की पूर्वोत्तर परिषद गठन हुआ था किसके तहत, तो आंसर होगा उत्तरी पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला होगा विषय बताना कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद गठन कब हुआ था। हाँ, तो आंसर 8 अगस्त 1995 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि सरकारी आयोग किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। हाँ, तो आंसर केंद्र राज्य के मध्य संबंधों के हेतु, है ना, केंद्र तथा राज्यों के मध्य, है ना, समीक्षा हेतु सरकारी आयोग की स्थापना किया गया था। अब ये बात ना कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उसको सुदृढ़ करने हेतु, है ना, सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. साकारिया के अध्यक्षता में कितनी ईस्वी में एक आयोग की गठन किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा जून 1983 में किया गया था, बिल्कुल सही है। यानी बस इतना ही बात कर रहा है कि सरकारिया आयोग की गठन कब हुआ, तो आंसर होगा जून 1983 में हुआ था, बिल्कुल सही है ना। जून 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना किया गया था। अगर रुपये बात करिएगा सरकारी आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे। हाँ, तो पहला सुनिएगा सरकारी आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे। आंसर होगा बी शिवरामन थे और दूसरा होगा S.R. सेन थे, है ना। पहला होगा बी शिवरामन थे और दूसरा कौन होंगे, S.R. सेन हो गया, ठीक ना। अब बी बात का बताना कि सरकारी आयोग ने कब अपनी रिपोर्ट पेश किया था। हाँ, तो आंसर होगा जनवरी 1988 पेश किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बात की जा रही है, बताना है कि, है ना, इंद्रजीत गुप्ता समिति गठन है कितनी ईस्वी में चुनाव सुधार तथा जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा 1998 में किया गया था, बिल्कुल सही है। तब बस इतना ही क्वेश्चन है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति गठन कब हुआ, तो आंसर होगा 1998 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अब बी बात ना किस आयोग ने अस्थायी सुनिएगा किस आयोग ने अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया था। हाँ, तो आंसर होगा सरकारी आयोग ने किया था, सही है। अगर रुपये का बताना के संविधान के, है ना, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद गठन किया गया। हाँ, तो अनुच्छेद 263 के माध्यम से ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के माध्यम से, है ना, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद गठन किया गया था, तो आंसर होगा 263 के माध्यम से किया गया था, बिल्कुल सही है। अब ये बात ना कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन कब किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा 1990 में, है ना, अंतर्राज्यीय परिषद गठन कब हुआ, तो आंसर होगा 1990 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बताना किस समिति के सिफारिश पर, है ना, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा सरकारी समिति के सिफारिश पर, है ना। अब बी बात का बताना है कि, सुनिएगा क्वेश्चन की जा रही कि संविधान के, यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद की, सुनिएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। हाँ, तो आर्टिकल 257 के तहत, है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो आंसर होगा 257 के तहत है। अगर रुपये का भारतीय संविधान का कौन सा भाग है केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण या वितरण प्रस्तुत करता है। हाँ, तो आंसर होगा भाग 12, है ना, भाग 12 होगा। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण, है ना, विवरण प्रस्तुत करता है, तो आंसर का भाग 12 बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बाती का भाग 10 का संबंध किससे, बी बताएं। हाँ, सही है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से, है ना। संविधान के भाग 10 का संबंध किससे है, तो आंसर दिया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से है। अगर रुपये का संविधान के भाग 11 का संबंध किससे है। हाँ, बिल्कुल सही है,
संघ तथा राज्यों के बीच संबंध से है ना, संघ तथा राज्यों के बीच संबंध से बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। भाग 11 का संबंध पूछे आपसे तो क्या आंसर दिए, तो आंसर केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध से है। अब बी का भाग 12 का संबंध है, हाँ सही आंसर दिए, तो आंसर का बीत संपत्ति समुदाय और बात से है ना। बीत संपत्ति समुदाय और बात से संबंधित भाग कौन है, क्या आंसर दिए है ना, तो आंसर का भाग 12 है। अब रुपये का भाग 13 का संबंध किससे है, हाँ सही आंसर दिए, तो आंसर का भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से है ना। किस भाग का संबंध है, तो आंसर का भाग 13 का संबंध, सही आंसर दिए। अब बी का बताना कि भाग 8 का संबंध किससे है, 8 है, भाग 8 का संबंध है, हाँ तो आंसर का संघ राज क्षेत्र से है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के संधान के भाग 8 का संबंध किससे है, तो आंसर क्या दिए, संघ राज क्षेत्र से है। अब रुपये का भाग 5 का संबंध है, हाँ तो आंसर का संघ से ना है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की भाग 5 का संबंध किससे है ना, आंसर का संघ से, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अब बी का बताना कि भाग 6 का संबंध किससे है, हाँ तो आंसर में राज से है ना। भाग 6 का संबंध किससे है ना, आंसर में राज से है, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अब रुपये का बताना कि भाग 14 का संबंध किससे है, भाग 14 का संबंध किससे है बताइएगा, संघ तथा राज्य की अधीन सेवाएं से है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की भाग 14 का संबंध किससे है, तो आंसर का संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं से है ना। अब बी का बताना कि भाग 21 का संबंध किससे है, 21 पूछे, 21 पूछे, 21 पूछे, हाँ तो आंसर का अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपवंश है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा संधान के 21 का संबंध किससे, 21 का भाग 21 का संबंध किससे है, तो आंसर दिया अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपवंश से है ना। अब रुपये का भाग 2 का संबंध है, हाँ तो आंसर में नागरिकता ना होगा है ना। संधान के भाग 2 का संबंध किससे है ना, आंसर का नागरिकता से है। अब बी का संधान के भाग 3 का संबंध है, हाँ तो आंसर का मौलिक अधिकार से है ना। भाग 3 का संबंध किससे है ना, आंसर का मौलिक अधिकार से है। अब भाग 4 का संबंध है, हाँ मूल कर्तव्य है ना। भाग 4 के क्या पूछे है ना, आंसर क्या होगा, मौलिक कर्तव्य होगा है ना। भाग 4 के का संबंध है ना, मौलिक कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का भाग 4 का संबंध है, हाँ तो आंसर का राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व से है ना। भाग 4 पूछे तो इसका आंसर का भाग 4 का संबंध है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से है। अब रुपये का बात किया कि भाग 9 का संबंध है, हाँ भाग 9 का संबंध किससे है ना, आंसर होगा पंचायत से है ना। भाग 9 का संबंध है ना, आंसर होगा पंचायत से है। बी का भाग 9 के का, हाँ तो आंसर होगा नगर पालिकाएं है ना। भाग 9 के का संबंध है, आंसर होगा नगर पालिका से है। भाग 9 के खा, हाँ तो आंसर होगा सहकारी समिति ना है ना। भाग 9 के खा का संबंध क्या होगा है ना, आंसर होगा सहकारी है ना समिति से, बिल्कुल सही है। अब बी का कोसम बुरा के भाग है ना, भाग 18 का संबंध है, हाँ पात उपवन है ना। पात उपवन से भाग 18 का संबंध है। अब रुपये का बताना कि भाग 15 का संबंध है, हाँ तो आंसर का निर्वाचन से है ना। भाग 15 का संबंध किससे है ना, आंसर का निर्वाचन से है। अब बी का भाग 16 का संबंध हाँ सही है, कुछ वर्गों के संबंध में है ना विषय उपवंश से है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की भाग 16 है ना, भाग 16 का संबंध किससे है, तो आंसर कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपवंश से है। अब रुपये का भाग 14 के का संबंध है, अधिकरण से है ना। भाग 14 के का संबंध किससे है ना, आंसर का अधिकरण से है। अब बी का भाग 17 का संबंध है राजभाषा है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की भाग है ना 17 का संबंध किससे है ना, आंसर का राजभाषा से, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अब रुपये का बताना कि भाग 19 का संबंध है, हाँ प्रकीर्ण है ना। भाग 19 का संबंध किससे है ना, आंसर का प्रकीर्ण से है। अब बी का भाग 20 का संबंध है, हाँ तो आंसर का संविधान संशोधन से है ना। पूछे आपसे कि भाग जो है संविधान का भाग 20 जो है इसका संबंध किससे है ना, आंसर का संविधान संशोधन से, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अब रुपये का बात किया कि भाग 6 पूछे थे ना, राज से है। अब रुपये का बताना कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा
लगाए तथा एकत्रित की जाती है, लेकिन केंद्र तथा राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। हाँ, तो आर्टिकल 270 होगा, बिल्कुल सही है। तब पूछिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछे कि इस भारत के संविधान में, है ना, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाई जाती तथा एकत्रित की जाती है, लेकिन केंद्र तथा राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है ना, आंसर क्या होगा 270 में किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, 20 बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा उद्गृहित तथा राज्यों के भीतर राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित की जाने वाले कर का उल्लेख किया गया है। हाँ, 268 है ना, आंसर होगा 268 के तहत, 268 के तहत है। तब पूछिए आपसे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा उद्गृहित तथा राज्यों के भीतर राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित की जाने वाले शुल्क का उल्लेख किया गया है, आंसर होगा 268 के तहत किया गया, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बताइए किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा उद्गृहित तथा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपा जाने वाले कर का उल्लेख किया गया है। हाँ, 269 के तहत है, आर्टिकल 269 के तहत सही आंसर दिए, है ना। तब पूछिए आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा उद्गृहित तथा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपा जाने वाले कर को उल्लेख किया गया, आंसर क्या होगा 269 के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा बात किया किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय के व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर संबंधी प्रावधान किया गया है। हाँ, तो आंसर होगा 269 के का के तहत है ना, 269 के का के तहत किया गया है, माल और सेवा कर के उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बताना क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने का शक्ति रखते हैं? हाँ, तो आंसर होगा नहीं रखते हैं, है ना। अब बी बताइएगा राज्य सरकारों को कृषि आय कर जो है कौन समुदेशित करता है? हाँ, तो आंसर होगा भारत का संविधान करता है। तो पूछे आपसे क्वेश्चन है कि राज्य सरकारों को कृषि आय पर कर जो है, कृषि आय कर जो है कौन समुदेशित करता है? आंसर होगा भारत का संविधान करता है। अगर रुपये बताइएगा संविधान किस अनुच्छेद में कृषि आय पर कर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य जो है हितवद है हेतु प्रावधान नियत किया गया है? हाँ, तो आर्टिकल 274 में किया गया। पूछे आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान किस अनुच्छेद में कृषि आय कर तथा ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितवद है हेतु प्रावधान किया गया, आंसर क्या दिए 274 में किया गया, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा बताना केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन सी एजेंसी है? हाँ, तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटान हेतु कौन सी मुख्य एजेंसी? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय है। अगर रुपये बताइएगा केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय निपटानों हेतु जो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य एजेंसी है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, तो आर्टिकल 131 में ना, है ना, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 100 है ना, आर्टिकल 131 में किया गया, बिल्कुल सही है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय विवाद के निपटारा हेतु सर्वोच्च न्यायालय मुख्य एजेंसी है और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है ना, आंसर होगा 131 में किया गया, सही आंसर दिए हैं। अब भी बताना कि भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाई जाती है और वसूली जाती है? हाँ, तो आंसर होगा भू राजस्व कर होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा बात किया रुपये बताना है कि राजस्थान जो संविधान सुनिएगा राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, कब किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1950 या 49, सही है, 1949 देता है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के विधानसभा के सदस्यों के निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा की जाती है? हाँ, तो आंसर होगा राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा बताना कि विधानसभा के सदस्यों के निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है किस अनुच्छेद के तहत? 192 होगा, आर्टिकल 192 होगा, इस बात क्या रखिएगा। 192 होगा, 192 होगा, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन कि गोवा के विधानसभा कितने सीट है? हाँ, 40 सीट है। और उत्तराखंड के विधानसभा में है ना 70 सीट है। और दिल्ली के विधानसभा में है ना 70 सीट है ना, इस बात क्या रखिएगा। उत्तराखंड के विधानसभा में उत्तराखंड कितना होगा है ना 70 होगा। अब बताइएगा पंजाब के विधानसभा में 117 सीट है ना। पंजाब के
है ना विधानसभा में कितने सीट है ना आंसर 170 सीट है। अब बी वाती का क्वेश्चन किया रही है, बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, 173 खा के तहत है, 173 के दो बोले या खा बोले कोई दिक्कत नहीं है। तब पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आंसर 173 के खा या दो के तहत बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बताना है किस राज्य की विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। हाँ, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की, सही आंसर दिए। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सीट है। हाँ, तो आंसर होगा 403 है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बताना है कि तेलंगाना के विधानसभा कितने सीट है। हाँ, तो आंसर 119 सीट है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी वाती का बताना है कि राज्यों में है ना किसे भंग नहीं की जा सकती है पर समाप्त किया जा सकता है। हाँ, तो आंसर होगा विधान परिषद है ना आंसर क्या होगा विधान है ना परिषद होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बात करना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होती है। हाँ, 60 होती है, 60 होती है ना 60 होती है, सही है। अब बी वाती का बताना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है। हाँ, तो आंसर होगा 500 हो सकती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बात किया रुपये बताना है, यहाँ बताना कि राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। हाँ, तो आंसर होगा 6 वर्ष ना, है ना 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को है ना विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है। हाँ, तो आंसर होगा 169 होगा, 169 होगा, बिल्कुल सही है। तो पूछे आपसे क्वेश्चन क्या पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है। तो आंसर 169 के तहत मिलती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वाती का बात किया रही है, बदी का बताना है कि तेलंगाना विधान परिषद कितने सीट है। तेलंगाना पूछा गया ना, तो क्या आंसर दिए हैं। हाँ, 40 सीट है ना पूछे आपसे क्वेश्चन के तेलंगाना के विधान परिषद में कितने सीट है ना आंसर में 40 होगा। अब बी बाती का महाराष्ट्र के विधान परिषद में कितने सीट है। हाँ, 78 होगा, है ना महाराष्ट्र के विधान परिषद में कितने सीट होगा, है ना 78 है। अब बाती का आंध्र प्रदेश के विधान परिषद में कितने सीट है। हाँ, 58 है, 58 वो है। अब बी बाती का कर्नाटक के विधान परिषद में कुल कितने सीट है। हाँ, तो आंसर होगा 75 है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बताना कि बिहार के विधान परिषद में कुल कितना सीट है। हाँ, तो आंसर है 75, 75 सीट है। अब बी बाती का बताना कि उत्तर प्रदेश के है ना विधान परिषद में कुल कितने सीट है। हाँ, तो आंसर में 100 सीट है, सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बाती का बताना कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के है ना कुल 100 सदस्यों में से कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है। हाँ, 1/10 सदस्यों के यानी 10 गो के है ना 10 सदस्यों को है ना, इस बात क्या रखिएगा। अब बी बाती का क्वेश्चन किया रही है, बताना है कि बिहार के विधान परिषद कुल 75 सदस्यों में से कितने सदस्य को है ना राज्यपाल जो है मनोनीत करता है। हाँ, तो आंसर होगा 12 सदस्य को, है ना आंसर क्या होगा, है ना 12 होगा ना, है ना 12 सदस्य को, लगभग 1/6 सदस्य को, है ना 12 सदस्य या 1/6 सदस्य किसने बात की है, बिहार के विधान परिषद में है ना राज्यपाल मनोनीत करता है ना। बिहार के विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो आंसर होगा 12 सदस्य को। टोटल का कितना सदस्य है, 1/6 सदस्य, है ना, इस बात पे याद रखिएगा। अगर रुपये बाती का बात किया रही है, बताना कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। हाँ, तो आंसर होगा विधान पालिका परिषद है ना विधान पालिका है ना परिषद है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी बाती का बात किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड के राज्यसभा कितने सीट है। झारखंड के राज्यसभा कितने सीट है ना आंसर में 6 सीट है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का बताना कि झारखंड के है ना झारखंड के बताना है कि विधानसभा कितने सीट है। हाँ, 81 सीट है ना झारखंड के विधानसभा कितने सीट है ना 21 सीट है, सॉरी 81 है ना 81 सीट है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का बात किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की
है ना सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? हाँ, तो आंसर होगा सरोजनी नायडू होगा। है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन, कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? आंसर क्या होगा? है ना, आंसर होगा सरोजनी नायडू बनी थी, बिल्कुल सही है ना, इस बात क्या रखिएगा। चलिए इसमें से हो गया, पूछ लेते हैं हिस्ट्री। चलिए ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन क्लियर। ग्रुप ए बताना है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हाँ, तो आंसर क्या दिए हैं? है ना, आंसर अकबर के दरबार में हुआ, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि यूरोपीय है ना चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? आंसर क्या दिए? अकबर के दरबार में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने, है ना, किस मुगल शासक ने लाला कालावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा लिया था? हाँ, तो आंसर अकबर ने लिया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बात किया रही है, गुलबदन बेगम जो थी किसकी पुत्री थी? हाँ, तो आंसर बाबर की पुत्री थी, है ना। गुलबदन बेगम है किसकी पुत्री थी? आंसर होगा बाबर की पुत्री थी। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन किया रही है, यहाँ बताना कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हाँ, रस्किन ने किया था, लेडेन ने किया था, है ना, रस्किन तथा लेडेन ने किया था। पूछिए आपसे क्वेश्चन कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आंसर होगा रस्किन ने और लेडेन ने किया था, रस्किन और लेडेन ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बताना कि तुझके बाबरी का, है ना, तुझके बाबरी को बाबर ने किस भाषा में लिखा था? हाँ, तो आंसर होगा तुर्की भाषा में लिखा था, है ना। आंसर क्या होगा? तुर्की, है ना, भाषा में लिखा था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि तुझके बाबरी को, है ना, बाबर ने किस भाषा में लिखा? आंसर होगा तुर्की भाषा में लिखा था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि तुझके बाबरी को, है ना, फारसी अनुवाद किसने किया था? हाँ, तो आंसर क्या दिए है ना, मैंने क्वेश्चन आपसे किया कि तुझके बाबरी का, है ना, फारसी अनुवाद किसने किया था? है ना, आंसर होगा अब्दुल रहीम खाना ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताना है कि हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा गुलबदन, है ना, बेगम थे, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा बताना गुप्त काल में, है ना, किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा? हाँ, तो आंसर होगा गुलबदन, है ना, बेगम ने लिखा, बिल्कुल सही है। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि मुगल काल में, है ना, किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण को लिखा था? आंसर गुलबदन बेगम ने लिखा था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बताना कि हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? पूछा गया ना। हाँ, तो आंसर गुलबदन बेगम ने लिखा था, सही है। अगर रुपये का बात किया रे कि दिल्ली में, है ना, पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद की स्थापना किसने करवाया? हाँ, तो आंसर महान, है ना, महा में अनगा ने किया था, है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल की स्थापना किसने किया था? तो आंसर का महा में अनगा ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बी का बात किया रही है, बताना है कि सुनिएगा, बताना कि हितोपदेश का, है ना, फारसी अनुवाद किसने किया था? हाँ, तो आंसर का ताज उल दीन मुफ्ती अल मलिकी ने किया था, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछें कि हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो आंसर का ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बात किया रुपये बताना है, सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन किया कि राग, सुनिएगा, राग विबोध के लेखक कौन थे? राग विबोध है पद्मावती के लेखक कौन थे? सुनिएगा, सॉरी, एक ही है, राग विबोध के लेखक कौन थे? आंसर दें गुरबीवती का। हाँ, तो आंसर का दामोदर कवि थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि राग विबोध के लेखक कौन थे? आंसर क्या होगा? दामोदर कवि थे। अब बीवती का बताना कि पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा सोमनाथ है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पद्मावती कथा के रचयिता कौन थे? आंसर होगा सोमनाथ है। अब रुपये का आशिका के लेखक है, हाँ, मीर खुसरो, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि आशिका के लेखक कौन थे? है ना, आंसर होगा मीर खुसरो थे, सही है। अब बी का बताना है कि चंदायन के लेखक है, हाँ, मुल्ला दाऊद ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि चंदायन के लेखक कौन थे? आंसर का मुल्ला दाऊद थे। अब रुपये का बताना है कि आलमगीर नामा के लेखक है रुपये, हाँ, मिर्जा मोहम्मद काजिम है ना। आंसर का मिर्जा मोहम्मद काजिम होगा। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि आलमगीर नामा के लेखक कौन थे? आंसर का मिर्जा मोहम्मद काजिम थे। अब बी बताना है कि तबकाते अकबरी के लेखक कौन थे? हाँ, निजामुद्दीन अहमद थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि तबकाती
है ना। तबकाते अकबरी के लेखक कौन थे? आंसर का निजामुद्दीन अहमद थे। अग्रुपेवती का बताना कि चहार चमन के लेखक है। हाँ, तो आंसर का चंद्रभान होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि चहार चमन के लेखक कौन थे? चंद्रभान ब्राह्मण थे। अब बीवती का बताना कि इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक है। मोतबिंद खां होगा, है ना। आंसर में मोतबिंद खां होगा, बिल्कुल सही है। तब पूछे आपसे क्वेश्चन इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक कौन थे? आंसर का मोतबिंद खां थे। अग्रुपेवती का बताना कि तबकात अकबरी के लेखक कौन थे? निजामुद्दीन अहमद। अभी ही क्वेश्चन पूछे कुछ देर पहले। अगला जी का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ बताना कि शाहजहां नामा के लेखक है इनायत खां, है ना। आंसर का इनायत खां होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि शाहजहां नामा के लेखक कौन थे? आंसर का इनायत खां थे, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन किए कि अब्दुल हामिद लाहौरी एक इनके शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। हाँ, तो आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल के, है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि अब्दुल हामिद लाहौरी किनके शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे? आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल के। अगला का 20 क्वेश्चन है, कायने अकबरी किनके द्वारा लिखा गया था? हाँ, तो आंसर होगा अबुल फजल के द्वारा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कायने अकबरी के लेखक कौन थे? आंसर होगा अबुल फजल थे। अग्रुपेवती का तुगलक नामा के लेखक है अमीर खुसरो होगा, है ना। तुगलक नामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो थे। अबीवती का बताना कि तबकात नासरी के लेखक है। हाँ, सही है, मिनहाज उस सिराज है ना। मिनहाज उस सिराज ही बोले, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की तबकात है ना, तबकात नासरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज थे। अग्रुपेवती का बताना कि हुमायूं नामा के लेखक है। हाँ, तो आंसर गुलबदन बेगम थी, बिल्कुल सही है। अबीवती का बताना कि अनवर ए सुहेली, है ना। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ है किसका अनुवाद है? किस पुस्तक का अनुवाद है? हाँ, तो आंसर का पंचतंत्र का है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि जो अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ है ये किस ग्रंथ का अनुवाद है? आंसर का पंचतंत्र का अनुवाद है। अग्रुपेवती का बताना कि अनवर सुहेली नामक है ना। अनवर सुहेली नाम से पंचतंत्र का अनुवाद जो है किसने किया था? हाँ, सही है, तो आंसर का मुल्ला हुसैन बाइज कासिफी ने किया था, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि पंचतंत्र का, है ना, पंचतंत्र का अनुवाद जो है अनवर सुहेली के नाम से किसने किया था? आंसर का मुल्ला हुसैन बाइज कासिफी ने किया था। अब बीवती का बताना कि आरे दानिश के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया? हाँ, तो आंसर का अबुल फजल ने किया, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन किया रही है, बताना किनके राजकाल में योग विशिष्ट का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? हाँ, तो आंसर अकबर के शासनकाल में किया गया था, सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किनके राजकाल में योग विशिष्ट का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? आंसर अकबर के शासनकाल में। अब बीवती का बताना अबुल फजल द्वारा अकबर नामा का पूरा किया गया था कितने वर्ष में? हाँ, तो आंसर 7 वर्षों में ना, है ना। आंसर 7 वर्षों में किया गया था, है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? आंसर 7 वर्षों में किया गया था, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवती का बताना कायने अकबरी किनके द्वारा लिखा गया? हाँ, तो आंसर अबुल फजल द्वारा, है ना। आंसर क्या होगा? अबुल फजल द्वारा, बिल्कुल सही है। अब बीवती का बताना कि मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? हाँ, तो आंसर फारसी थी, है ना। फारसी भाषा थी उनकी दरबारी भाषा, है ना। गुरुपेवती का मुगलों का अदालत में भाषा पूछ चुके ना, फारसी। अब मुगल कालीन ग्रंथ है मासिर आलमगीरी के लेखक कौन थे? मुगल कालीन ग्रंथ है मासिर ए आलमगीरी के लेखक कौन थे? गुरुपे बताए ना। गुरुपीवती का आंसर का साकी मुस्तैद खां होगा, साकी मुस्तैद खां होगा। तब पूछे आपसे क्वेश्चन के मुगल कालीन ग्रंथ है मासिर ए आलमगीरी के लेखक कौन थे? आंसर का साकी मुस्तैद खां होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, किसने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका तथा रसिक प्रिया की रचना किया था? हाँ, तो आंसर केशव ने ना, है ना। केशव दास ने किया था, बिल्कुल सही है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन कि रामचंद्रिका तथा रसिक प्रिया के लेखक कौन थे? आंसर केशव दास थे, है ना। केशव दास थे। अग्रुपेवती का चहार चमन पूछे हैं, चहार चमन के लेखक कौन थे? है ना, चंद्रभान ब्राह्मण, सही है। अग्रुपेवती का बताना कि कवि हृदय राजा
जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखा था, वो राजा के नाम क्या है? हाँ, तो आंसर होगा सामंत सिंह, है ना, सामंत है ना, सिंह होगा, बिल्कुल सही है। चलिए, हो गया।